हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास का चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग। हम अपने चारों तरफ बहुत अलग अलग चीजें देखते हैं। सारी की सारी चीजें, जितनी भी चीजें हम अपने आसपास देखते हैं, सारी क्या हैं? मैटर हैं। चाहे वो हवा हो, पानी हो, खाना हो, स्टोन हो, क्लाउड हो, स्टार हो, प्लांट्स, एनिमल, सब कुछ। ये सारी चीजें इंक्लूड की जाती हैं मैटर में। अब जो मैटर है, साइंटिस्ट किसको मैटर बोल रहे हैं? कोई भी सब्सटेंस, कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगी और जिसका मास होगा, वो हमारी क्या कहलाती है? वो हमारी कहलाती है मैटर। कोई भी चीज जिसका मास हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई करे, वो हमारी मैटर होती है। लेकिन अगर हम बात करें, जो हमारे इंडियन फिलोसफर थे, ऋषि मुनि थे, उन्होंने कहा था जो मैटर है वो 5 बेसिक एलिमेंट से मिलके बनी है, जिसको उन्होंने नाम दिया था पंच तत्व। ये पंच तत्व क्या थे? हवा, धरती, अग्नि, आकाश और जल। ये पांचों चीजें मिलके क्या करते हैं? इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। जो पूरे का पूरा ब्रह्मांड है, इन पांचों चीजों से ही बना हुआ है, चाहे वो लिविंग हो, चाहे वो नॉन लिविंग हो। लेकिन उसके बाद जो मॉडर्न साइंटिस्ट आए, मॉडर्न साइंटिस्ट ने इनको मैटर को क्लासिफाई कर दिया उसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, और वो प्रॉपर्टी थी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में हम क्या देखते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी में हम देखते हैं कि जो शेप है, साइज है, कलर है, अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस हम उस सब्सटेंस की देखते हैं। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी में हम स्टडी करते हैं उसका केमिकल नेचर, किस चीज का वो बना है, कैसे वो रिएक्ट करता है और कैसे उसके पार्टिकल्स हैं। ये होती है किसी भी सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टी। अब सबसे पहले हम क्या डिस्कस करते हैं? फिजिकल नेचर। फिजिकल नेचर में जो मैटर है वो किस चीज का बना हुआ है, कैसे वो बनता है? क्या एकदम से मैटर बन जाता है पूरा का पूरा? कोई भी चीज एकदम से तो नहीं बनती। उसके अंदर क्या होते हैं? स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे एटम्स होते हैं, वो मिलके एक बड़ा पार्टिकल बनाते हैं जिसको हम बोल रहे हैं मैटर। जो हमारा मैटर है वो क्या करते हैं? हमारा छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक से मिलके बना होता है। लेकिन उसके बाद क्वेश्चन आता है, क्या ये जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ये छोटी छोटी यूनिट हैं, क्या ये कंटिन्यूअस होती है या नहीं? उसके लिए हम क्या करेंगे? एक एक्टिविटी करेंगे। सबसे पहले एक 100 ml का बीकर लेंगे, उसके अंदर पानी डालेंगे, और पानी डालने के बाद हम क्या करेंगे? उसको मार्क कर देंगे जितना हमने पानी उसके अंदर डाला है। फिर उसके अंदर हम 1 टेबल स्पून सोल्ट डालेंगे। जैसे ही हम सोल्ट डालते हैं, उसके बाद पानी के अंदर सोल्ट डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन जो वॉल्यूम था, हमारा लेवल था वाटर का, वो उतना ही रहता है जहां पे हमने निशान लगाया था। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा मैटर है उसके बीच में क्या होते हैं? छोटे छोटे स्पेस होते हैं, और उस स्पेस के अंदर क्या चला गया? हमारा सोल्ट चला गया। अब इस बात से पता चलता है कि जो हमारे पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। जो मैटर को बना रहे हैं उनके बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। अब जो ये पार्टिकल्स हैं वो कितने छोटे होते हैं, कितने बड़े होते हैं, वो उनका साइज कितना होता है, उसको जानने के लिए दोबारा से हम एक एक्टिविटी करेंगे। 2 से 3 क्रिस्टल लेंगे पोटेशियम परमैंगनेट के, उनको 100 ml वाटर में डिसॉल्व कर लेंगे। डिसॉल्व करने के बाद जो हमारा वाटर का कलर था वो हमारा क्या हो गया है? पर्पल हो गया है। फिर उस बीकर में से हम 10 ml एक टेस्ट ट्यूब में वो सॉल्यूशन निकालेंगे। फिर उसको डाइल्यूट करते जाएंगे। फर्दर फर्दर हम उसको 3 से 4 बार डाइल्यूट करेंगे। डाइल्यूट करने के बाद हम देखते हैं कि जो हमारा कलर था पोटेशियम परमैंगनेट का, वो क्या हो गया है? लाइट हो गया है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो पार्टिकल्स थे हमारे पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल के, वो सबसे पहले सॉल्यूशन के अंदर ज्यादा थे। जैसे जैसे हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते गए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होते गए, जिसकी वजह से हमारी जो अपीयरेंस थी सॉल्यूशन की, वो लाइट कलर की होती गई। इस तरह से इस एक्टिविटी से हमें पता चलता है कि जो हमारे पार्टिकल्स हैं, जो मैटर के पार्टिकल्स हैं, जो मैटर को बनाने का काम करते हैं, वो इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि हम उसको देख भी नहीं सकते, और देखने के अलावा हम इतना छोटा सोच भी नहीं सकते कितना छोटा उनका साइज होगा।
इस तरह से हमारी जो मैटर है वो क्या है, हमारी सोच से भी परे स्मॉल साइज के पार्टिकल्स उसके अंदर होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, जो ये पार्टिकल्स हैं उनकी क्या-क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमारे मैटर हैं। हमने पहले ही पढ़ लिया था कि मैटर है उसके बीच में क्या होते हैं, छोटे-छोटे स्पेस होते हैं। उनके बीच में स्पेस होते हैं जिसकी वजह से वो क्या करते रहते हैं, दूसरे पार्टिकल्स उसके अंदर मिक्स हो जाते हैं। अब उसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटी में क्या देखेंगे, जो हमारे परफ्यूम की स्मेल या फिर अगरबत्ती की स्मेल अगर हम किसी कॉर्नर में लगा के रख दें उसको, तो क्या होता है, वो पूरे के पूरे रूम में उसकी जो फ्रेगनेंस है, उसकी जो स्मेल है वो फैल जाती है। ऐसा क्यों होता है? जो हमारी एयर है उसके साथ जो अगरबत्ती या परफ्यूम के जो पार्टिकल्स हैं वो मिक्स हो जाते हैं, इंटरमिक्स करते रहते हैं, क्योंकि जो हमारे ये पार्टिकल्स हैं वो हमेशा कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, कभी भी रेस्ट पे नहीं रहते। ये मूव करेंगे, एयर भी हमारी क्या है उस वहाँ पे प्रेज़ेंट है, और ये कंबाइन कर जाएँगे, इंटरमिक्स कर जाएँगे किसके साथ, जो हमारे पार्टिकल्स हैं एयर के और जो हमारे पार्टिकल्स हैं अगरबत्ती के, दोनों इंटरमिक्स हो जाएँगे। ये इंटरमिक्स होंगे तो टेम्परेचर जैसे-जैसे बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इनकी जो इंटरमिक्सिंग है वो भी ज़्यादा हो जाएगी। जब ये इंटरमिक्स करते हैं, जो हमारे पार्टिकल्स हैं मैटर के इंटरमिक्स करते हैं 2 अलग-अलग टाइप के मैटर में, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूज़न। इस तरह से जो हमारी मैटर है वो एक प्रॉपर्टी शो करती है जिसको हम बोलते हैं डिफ्यूज़न। अब जो हमारे पार्टिकल्स हैं मैटर के वो एक साथ जुड़े होते हैं, उसके जुड़े होने का क्या कारण है, क्यों वो जुड़े होते हैं? अगर वो जुड़ेंगे नहीं, आपस में एक-दूसरे से अटैच नहीं होंगे तो वो एक बड़ा मॉलिक्यूल नहीं बना पाएँगे, क्योंकि छोटी-छोटी यूनिट मिलके क्या कर रही हैं, हमारा लार्जर यूनिट बना रही हैं मैटर का। अब आपने देखा होगा, जो गेम है इडू-मुस्मी डांसर हैं वो अपने आप को होल्ड करके रखते हैं, एक-दूसरे की बाजू पकड़ के और एक लंबी चेन बनाते हैं। इसी तरह से जो हमारी मैटर है वो भी क्या करती है, छोटी-छोटी यूनिट्स मिलके एक लार्जर यूनिट बनाने का काम करती है। इस यूनिट में जो अटैचमेंट है हमारे पार्टिकल्स का, वो डिपेंड करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। जितना ज़्यादा ये अट्रैक्शन होगा, जितने ज़्यादा एक-दूसरे के कॉन्टैक्ट में होंगे, उतनी ही ज़्यादा शेप हमारे मैटर की डेफिनेट होती जाएगी। जितना इनके बीच में लूज़नेस होगी, जितना स्पेस होगा, उतना ही हमारा मैटर क्या होगा, उसकी जो शेप है वो क्या हो जाएगी, फ्लेक्सिबल होगी। इस तरह से हमारे जो मैटर है वो अलग-अलग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो करता है, और इस वजह से ही ये अलग-अलग स्टेट में पाया जाता है। अब हम बात करते हैं स्टेट ऑफ मैटर। मैटर कौन-कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करता है? मेनली जो हमारे मैटर है वो एग्जिस्ट करता है इन स्टेट में, जो है हमारी बेसिकली सॉलिड, लिक्विड और गैस। तीनों की तीनों स्टेट जो है हमारी वेरिएशंस की वजह से होती हैं। जो वेरिएशन हमारे पार्टिकल शो करते हैं उसकी वजह से ही ये तीनों हमारी स्टेट कोई भी मैटर शो करती है। फर्स्ट वन इज सॉलिड स्टेट। सॉलिड हम किसको कह रहे हैं? कोई भी चीज जिस पे हम प्रेशर लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, या हम उसको खींच रहे हैं, या हम उसको कंप्रेस कर रहे हैं, तो उसकी शेप चेंज नहीं होती। जिस ऑब्जेक्ट पे कितना भी फोर्स लगाओ, कितना भी हम उसको खींचे, कितना भी हम उसको पुल करें, पुश करें, कुछ भी करें, तो उसकी शेप चेंज नहीं होती। जिसकी शेप डेफिनेट होती है, जिसका वॉल्यूम फिक्स होता है, और जो हमारा रिजिड होता है, और जिसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज होती हैं हमारे सॉलिड के अंदर, और सॉलिड के अंदर ये प्रॉपर्टी पाए जाने का मेन रीजन भी ये है कि उसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स। फिर दूसरा कहता है कि जो हमारा सॉलिड है हम उसको कंप्रेस भी नहीं कर पाते, उसके पार्टिकल्स के नेचर की वजह से, जो हम आगे डायग्राम से समझेंगे। अगला फिर एक बार दूसरी स्टेट देख लेते हैं, जो है हमारी लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट किसको कहते हैं हम? जिसका वॉल्यूम तो फिक्स हो लेकिन शेप फिक्स
ना हो। जैसे हमारा मिल्क हो गया, जूस हो गया, ऑयल हो गया, वाटर हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं जिनका वॉल्यूम तो फिक्स है, लेकिन हम इसको किसी भी जिस भी कंटेनर के अंदर डालते हैं, वो उसकी ही शेप ले लेता है। इस तरह के जो भी हमारे सब्सटेंस होते हैं, उनको हम बोलते हैं लिक्विड। लिक्विड के अंदर एक अलग प्रॉपर्टी भी होती है जिसकी वजह से वो फ्लो करते रहते हैं और अपनी शेप को चेंज भी कर लेते हैं, और ये रिजिड बिल्कुल भी नहीं होते। इसके अलावा ये आसानी से बह जाते हैं, फ्लो कर जाते हैं, इसीलिए इनको फ्लूइड कहा जाता है। अब जो हमारे लिक्विड हैं, वो डिफ्यूज़ भी होते हैं, सॉलिड और लिक्विड डिफ्यूज़ भी हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। ऐसे ही गैसेस भी क्या करती हैं, डिफ्यूज़ कर जाती हैं। लेकिन जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न है सॉलिड में और जो हमारे लिक्विड हैं, उनमें लिक्विड में हमेशा रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू देयर सॉलिड। सॉलिड में डिफ्यूजन कम होने का रीजन है उसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत पास पास होते हैं और उनके बीच में स्पेस भी नहीं होता। जो डिफ्यूजन का रेट है वो लिक्विड्स में हमारा ज्यादा पाया जाता है और गैसेस में हमारा सबसे ज्यादा पाया जाता है, लिक्विड से भी ज्यादा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो फ्रीली मूव करते रहते हैं और वहां पे स्पेस भी ज्यादा होता है। दूसरा, गैस हम किसको कहते हैं? गैस हमारा कोई भी वो सब्सटेंस जिसका फिक्स ना तो वॉल्यूम है और ना फिक्स शेप है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम गैस बोल देते हैं। और इसको हम हाईली कंप्रेस कर सकते हैं। हम इसको कंप्रेस कंप्रेस करके गैस को सॉलिड और लिक्विड दोनों फॉर्म में ला सकते हैं। जैसे एलपीजी, एलपीजी की फुल फॉर्म होती है हमारी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस या लिक्विड पेट्रोलियम गैस जिसको हम बोल देते हैं। तो हम यूज करते हैं अपने घरों में कुकिंग के लिए। इसके अलावा जो दूसरी हमारी नेचुरल गैस है वो क्या है? हमारी सीएनजी। सीएनजी को भी हम एज ए फ्यूल यूज करते हैं व्हीकल्स के लिए। दोनों की दोनों को हम कंप्रेस कर सकते हैं, आसानी से सिलेंडर्स में फिल कर सकते हैं। लेकिन जो हमारी नेचुरल स्टेट में गैसेस होती हैं, ये क्या है? विदाउट स्मेल होती हैं। इनकी स्मेल के लिए हम इनमें एक एक्स्ट्रा सब्सटेंस ऐड कर देते हैं जिसको बोलते हैं मरकैप्टेन, जो हमारी हेल्प करता है लीकेज ऑफ गैस को डिटेक्ट करने में। तो जो गैसियस स्टेट में हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडमली मूव कर सकते हैं, उनकी स्पीड ज्यादा होती है। जिनकी स्पीड ज्यादा होगी जिसकी वजह से वो क्या करते रहते हैं, कंटेनर्स की वॉल्स के साथ, दीवारों के साथ टकराते रहते हैं और इनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है? ज्यादा होती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में कम होती है। अब एक डायग्राम से समझते हैं जो अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का अलग अलग स्टेट में वो कैसा है। सबसे पहले देखते हैं सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में जो पार्टिकल्स के बीच में गैप है वो क्या है? हमारा ना के बराबर है। अब जैसे ही सॉलिड से हम मूव करते हैं गैस में जब हम मूव कर रहे हैं तो थोड़ा सा स्पेस यहाँ से क्या दिख रहा है? हमें ज्यादा दिख रहा है। की वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो आसानी से क्या करते रहते हैं? मूव करते रहते हैं और आसानी से डिफ्यूज भी हो जाते हैं सॉलिड के कंपैरिजन में। अब जैसे ही सॉलिड से हम गैस में जाते हैं तो क्या होता है? गैसियस स्टेट में जाने के बाद जो हमारी पार्टिकल्स का नेचर है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। ये हाईली मूव करते रहते हैं, जिस भी कंटेनर में हमने इनको डाला है उसकी दीवारों से टकराते रहते हैं और हाईली क्या करते रहते हैं? इनकी हाई काइनेटिक एनर्जी हो जाती है, जिसकी वजह से ये तीनों की तीनों स्टेट हमारे अलग अलग प्रॉपर्टीज शो करती हैं। अलग अलग यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती सॉलिड में, और जो हमारी गैसेस है गैसेस में कंप्रेसिबिलिटी बिल्कुल ज्यादा होती है। और जो हमारा लिक्विड है, लिक्विड में क्या है? कंप्रेसिबिलिटी बीच में होती है सॉलिड और गैसेस के बीच की, ना ज्यादा ना कम। जो ये हमने तीनों स्टेट पढ़ी हैं मैटर की, क्या ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल है कि हम ऐसा कर सकते हैं सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर दे और लिक्विड को गैस में चेंज कर दे? ऐसा पॉसिबल है? जी हाँ।
तो आंसर है इसका हाँ, ये पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें टेम्परेचर और प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज करना पड़ेगा, अलग-अलग स्टेट को दूसरी स्टेट में चेंज करने के लिए। क्या कोई ऐसा सब्सटेंस भी है हमारा, कोई ऐसा मैटर भी है जो तीनों की तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता हो? तो इसका आंसर भी है हमारा हाँ, कि जो हमारा वाटर है, वाटर क्या करता है हमारा तीनों की तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है। सॉलिड में एज ए आइस, लिक्विड में एज ए वाटर और गैसेस में हमारा एज ए वेपर। जो हमारा वाटर है वो तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है। अब हम इसमें से कोई सी भी स्टेट को क्या कर सकते हैं? दूसरी में चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब हम क्या करेंगे? एक बीकर में एक्टिविटी के लिए एक बीकर में हम आइस लेंगे, आइस लेके उसको हीट करने के लिए रख देंगे और फिर उसका टेम्परेचर नोट करने के लिए रख देंगे। कुछ देर बाद हीट करने के बाद हम देखेंगे कि जो हमारा टेम्परेचर है थर्मामीटर में वो इंक्रीज नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ से कुछ हीट क्या है, हमारा जो सॉलिड है वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं। सॉलिड में हमने कहा था जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा है। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ना पड़ेगा। थोड़ा सा तोड़ने के लिए इसको हीट चाहिएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इसको स्पेस चाहिए इस स्टेट से इस स्टेट में आने के लिए। तो वो एनर्जी हमारी यूज हो रही है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़ने के लिए, लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा। इसीलिए हम इस एनर्जी को बोल देते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट का मतलब है, लेटेंट का मतलब ही ये है हिडन, कि वो हीट तो हम दे रहे हैं लेकिन वो छुप गई है कहाँ पे? जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने के लिए हमारी हीट यूज होती है। अब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को यूज करने के लिए हीट के बाद क्या होगा? थोड़ी देर बाद ये सारी की सारी जो हमारी आइस है वो मेल्ट करना शुरू कर जाएगी। मेल्ट जैसे ही करेगी तो इसका टेम्परेचर थर्मामीटर में हम देखेंगे बढ़ रहा है। अब जो पहले सॉलिड था अब वो चेंज हो गया है हमारे लिक्विड में। अगर हम लिक्विड को फर्दर क्या करेंगे? हीट करेंगे। हीट करने के बाद दोबारा से यही प्रोसेस होगा। लेटेंट हीट ये भी एब्जॉर्ब करेगा कुछ ना कुछ, क्योंकि जो हमारा बॉइलिंग होगी सॉल्यूशन की या लिक्विड की, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? ये पूरा का पूरा बल्क फिनोमिना है, एक साथ पूरा का पूरा सॉल्यूशन उबलेगा, तो उसके लिए भी हीट चाहिए। ये भी थोड़ी सी हीट को क्या करेगा? कम अपने यूज के लिए अपने अंदर हाइड कर लेगा, छुपा लेगा, और फिर वो क्या करेगा? वेपर्स बनना शुरू कर देगा। जब जितनी हीट इसको चाहिए मॉलिक्यूल्स को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने के लिए, तो ये उतनी यूज करके फिर दोबारा से पूरा का पूरा जो हमारा सॉल्यूशन है वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा। अब जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट है वाटर का हमारा मेल्टिंग पॉइंट होता है 273 केल्विन। लेकिन अगर हम बात करें डिग्री सेल्सियस की, तो डिग्री सेल्सियस में हमारा होता है 0 डिग्री सेल्सियस। वो स्टेट जब हमारा सॉलिड चेंज हो रहा है लिक्विड में, जो हमने यहाँ पे किया था, सॉलिड को चेंज किया था लिक्विड में, स्टेट को हम बोलते हैं फ्यूजन। और जब हम लिक्विड से सॉलिड में लाते हैं तो उसको हम बोल देते हैं फ्रीजिंग। जब हमारा सॉलिड लिक्विड फॉर्म में आ गया, सॉलिड से लिक्विड, ये दोनों आपस में क्या हो सकते हैं? इंटर कन्वर्टेबल है। फ्यूजन भी कर सकते हैं हम और फ्रीजिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद हमने चेंज किया था लिक्विड को सॉलिड में, लिक्विड को गैस में। लिक्विड को जब हम गैस में यूज करते हैं या सॉलिड से हम लिक्विड में आते हैं, तो कुछ एनर्जी मैंने बोला था पहले ही एब्जॉर्ब होती है विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर को बिना यूज किए इंक्रीज किए वो जो एनर्जी है हमारी, वो हमारी कहलाती है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट को अगर हमें डिफाइन करना हो तो 1 किलो सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए जितनी हमें एनर्जी देनी पड़ेगी वो सारी की सारी हमारी क्या कहलाती है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्योंकि हमने फ्यूजन कहा था सॉलिड जब लिक्विड में चेंज होगा। अब दूसरा, जब लिक्विड हमारा क्या होता है? गैस में चेंज होगा, तो वहां पे हमारा आ जाएगा बॉइलिंग पॉइंट। वो टेम्परेचर जिस पे लिक्विड क्या करता है? बॉयल होना शुरू हो जाता है, उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग
पॉइंट। अब जो बॉइलिंग है वो पूरा का पूरा बल्क फिनोमिना होता है। ये जो लिक्विड है वो भी क्या करता है, अपने आप को वेपर स्टेट में लाने के लिए एनर्जी को यूज करता है। जो बॉइलिंग पॉइंट है हमारा या बॉइलिंग टेम्परेचर है वाटर का, वो होता है हमारा 370 केल्विन में। और अगर हम डिग्री सेल्सियस की बात करें तो वो होता है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस। 373 केल्विन इक्वल्स टू 100 डिग्री सेल्सियस। अब क्या आप लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को डिफाइन कर सकते हो? जैसे हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को किया, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में हमने कहा था कि 1 किलो सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जितनी हीट देनी है वो क्या है, हमारी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सेम उसी तरह से क्या है, 1 किलो लिक्विड को वेपर्स में चेंज करने के लिए जितनी हीट हम यूज कर रहे हैं वो कहलाती है हमारी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी देके हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी जो सॉलिड स्टेट है वो चेंज हो गई है लिक्विड में, लिक्विड स्टेट चेंज हो गई है गैस में। हीट देने के बाद क्या है, सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस में हो गया। लेकिन अगर हम इसको कूल करें तो इसका वॉइस वर्सा हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। गैसियस स्टेट हमारी कूल होके लिक्विड में आ जाती है और जो लिक्विड स्टेट है वो हमारी आ जाती है सॉलिड में। इस तरह से हम क्या कर देते हैं, जो हमारी मैटर है, मैटर की स्टेट को चेंज कर देते हैं एक दूसरे में। तीनों की तीनों स्टेट हमारी इंटर कन्वर्टेबल है। क्या हम कोई स्टेट स्किप भी कर सकते हैं? जब हम ये कर रहे हैं तो क्या कोई ऐसा प्रोसेस भी है जिसमें हम स्टेट्स को क्या कर दें, स्किप कर दें? ऐसा प्रोसेस जो होता है हमारा, उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। सबसे पहले हम सब्लिमेशन करेंगे। सब्लिमेशन में हम क्या करेंगे, सॉलिड लेंगे, सॉलिड को हीट करेंगे, हीट करने के बाद क्या आ जाता है, वो गैसियस स्टेट में आ जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारा नेपथलीन बोल्स। जो हमारी कपूर की गोलियां होती हैं, जैसे ही हम उसको हीट करते हैं तो वो गैस स्टेट में आ जाती है। और घरों में जब हम पैक करते हैं कपड़ों को सर्दी के लिए या गर्मी के लिए, तो भी हम इन नेपथलीन बोल्स को कपड़ों में डाल के रख देते हैं। उसके बाद हमें वो दिखाई नहीं देती, वो क्या दिखाई देती है, बस उसकी स्मेल हमें आती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां पे हमारा प्रोसेस हो गया है सब्लिमेशन। और सब्लिमेशन में क्या हो गया है, हमारा जो हमारी स्टेट थी वो चेंज हो गया है सॉलिड से, हमारी सीधा वो गैसियस स्टेट में आ गया है। इस वजह से हमें वो अब दिखाई नहीं दे रहा सॉलिड। इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं सब्लिमेशन। जब डायरेक्टली चेंज होता है सॉलिड गैस में, लेकिन स्किप जाती है हमारी लिक्विड स्टेट, तो वो प्रोसेस कहलाता है सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन का अपोजिट होता है डिपोजिशन। डिपोजिशन में क्या होगा, हमारा जो गैस है वो डायरेक्टली चेंज हो जाएगी सॉलिड में। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिपोजिशन। अब जो डिपोजिशन है और जो सब्लिमेशन है, दोनों हमने चेंज किए हैं किसकी हेल्प से, हीट देने के बाद ये हमारे प्रोसेस चेंज हुए हैं। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं। अगर हम प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज करें तो क्या इफेक्ट पड़ता है हमारी स्टेट पे, अब वो देखेंगे हम। अगर हम प्रेशर को चेंज करें और टेम्परेचर को सेम रहने दें, टेम्परेचर को डिक्रीज करें और रिड्यूस करें और प्रेशर को इंक्रीज करें, तब क्या होता है, अगर हम एक पिस्टन में गैस लेंगे और फिर उसको क्या करेंगे, प्रेशर को कम करते जाएं, टेम्परेचर को कम करते जाएं और प्रेशर को इंक्रीज करते जाएं, जो हमारी गैस है वो शुरू हो जाती है लिक्विफिकेशन करना अपना, यानी कि गैस स्टेट से आगे अब वो लिक्विड में। फर्दर जब हम उसके ऊपर प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वो आ जाती है हमारी सॉलिड स्टेट में। इस तरह से हम क्या कर लेते हैं, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड स्टेट में प्रेशर को बढ़ा के हम क्या कर सकते हैं, अपनी स्टेट को चेंज कर सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारा ड्राई आइस। ड्राई आइस क्या होती है, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। पहले कार्बन डाइऑक्साइड को लिक्विफाई किया जाता है, उसके बाद वो सॉलिड फॉर्म में फर्दर उसको क्या किया जाता है,
प्रेशर इंक्रीज करके सॉलिड फॉर्म में सॉलिडिफाई किया जाता है। इस तरह से जो हमारी तीनों की तीनों स्टेट हैं, अगर हम सॉलिड को हीट कर रहे हैं, हीट करने के बाद वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है जिसको हम बोलते हैं फ्यूजन। और जब हम लिक्विड को टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं तो वो हो जाता है हमारा सॉलिडिफिकेशन और वो चेंज हो जाता है सॉलिड में। जब लिक्विड को हम हीट कर रहे हैं वो चेंज हो जाता है गैस में। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेपराइजेशन। जब इसका अपोजिट करते हैं, गैस को कूल करते हैं, तो वो आ जाता है हमारा लिक्विड स्टेट में और इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं कंडेंसेशन। गैस को डायरेक्टली चेंज कर रहे हैं सॉलिड में, वो हो जाता है हमारा डिपोजिशन। और जब सॉलिड को डायरेक्टली चेंज कर रहे हैं गैस में, स्किप कर देंगे लिक्विड स्टेट को, तो वो हमारा प्रोसेस होता है सब्लिमेशन। इस तरह से ये तीनों की तीनों जो हमारी स्टेट ऑफ मैटर हैं वो एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल हैं और इनको हम आसानी से इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं एक स्टेट को दूसरी स्टेट में। अब हम पढ़ते हैं, जब एक स्टेट को दूसरी स्टेट में हम कर रहे हैं तो हमने एक टर्म पढ़ी थी अभी, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होती है? जब कोई भी हमारी गैसियस स्टेट में आते, कोई भी सब्सटेंस हमारी गैसियस स्टेट में आता है तो उसके वेपर्स बन जाते हैं, वो हमारी स्टेट क्या कहलाती है? वेपोराइजेशन। वो फिनोमिना जब क्या है, हमारी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल कम होता है, तो कोई भी हमारा जो लिक्विड है वो वेपर्स में आ जाता है और इस वेपर्स बनने के प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं? वेपराइजेशन। अब वेपराइजेशन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, क्या क्या चीजें इसको अफेक्ट करती हैं और कैसे अफेक्ट करती हैं, वो हम देखेंगे। फैक्टर, सबसे पहला फैक्टर क्या अफेक्ट करता है हमारी वेपराइजेशन को? वो है हमारा सरफेस एरिया। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? हमारा वेपराइजेशन होगा। कैसे होगा? उसके लिए आपने देखा होगा, हम जैसे ही कपड़े सूखने के लिए डालते हैं धूप में, जितना ज्यादा हम उनको फैला के डालते हैं उतनी जल्दी वो कपड़े सूख जाते हैं। कपड़े सूखने के लिए बेसिकली जो हमारा प्रोसेस है वो इवेपोरेशन है। सनलाइट जैसे ही पड़ती है हमारे वेट क्लोथ्स के, गीले कपड़ों के ऊपर, तो वो क्या करते हैं? हीट की हेल्प से वेपर्स बनना शुरू कर देता है। लिक्विड फॉर्म से जो वाटर है वेपर्स बनेगा और जितनी जल्दी वेपर्स बनेगा उतनी जल्दी हमारे जो कपड़े हैं वो सूख जाते हैं। तो सरफेस एरिया उसके लिए ज्यादा होना चाहिए। दूसरा है हमारा इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो भी हमारा जो इवेपोरेशन है वो इंक्रीज करेगा। फिर आता है हमारा डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। अगर हम ह्यूमिडिटी को डिक्रीज करते हैं अब क्या होगा? हमारा इवेपोरेशन इंक्रीज होगा। दोनों क्या हैं? एक दूसरे के अपोजिट हैं। जितने ही कम हवा में वेपर्स प्रेजेंट होंगे उतनी ही जल्दी क्या होगा? हमारा इवेपोरेशन होगा। अगर एयर में वाटर वेपर ज्यादा है तो इवेपोरेशन का प्रोसेस क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। अगर हमारी नेक्स्ट आता है हमारा इंक्रीज इन विंड स्पीड। जितनी ज्यादा हवा तेज चलेगी उतनी ही ज्यादा क्या होगा? हमारा इवेपोरेशन का प्रोसेस जल्दी होगा, क्योंकि हवा ज्यादा चलेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो जो हमारे सराउंडिंग से वेपर्स बनने का प्रोसेस है वो स्पीड अप हो जाएगा और इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाएगा। फिर जो हमारा इवेपोरेशन है वो क्या कूलिंग करता है? कूलिंग में कैसे हेल्प करता है वो? आपने देखा होगा, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे। जो इवेपोरेशन है, इवेपोरेशन से बेसिकली होता क्या है? इवेपोरेशन में जो हमारा लिक्विड है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। जब एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करेगा या एनर्जी लॉस करेगा तो वहां पे क्या होगा? एनर्जी का जब लॉस हो रहा है तो उसकी वजह से कूलिंग आ जाती है और ये जो कूलिंग है उसकी वजह से हमें ठंडक महसूस होती है। जैसे ही स्वेटिंग होती है हमारी बॉडी से, पसीना निकलता है, तो क्या हो रही है? हमारी बॉडी हीट लॉस कर रही है जिसकी वजह से उसके बाद हमें कूलिंग फील होती है। ऐसे ही अगर हम नेल पेंट रिमूवर या एसीटोन अपने हाथ पे, हथेली पे डालते हैं तो उसके बाद भी हमें कूलिंग फील होती है। ऐसा भी क्यों होता है?
कि जो हमारा एसीटोन है वो भी हमारी बॉडी से हीट को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। जो वो हीट को गेन करेगा तो आसानी से हमें क्या होगी, फील होगी कूलिंग। और लार्ज अमाउंट में ये लेटेंट हीट यूज करता है। वेपराइजेशन का जो प्रोसेस है लार्ज अमाउंट में हीट यूज करता है, तो जिसकी वजह से जितनी ज्यादा हीट लूज करेगा ये, जितनी ज्यादा हीट लेगा उतनी ही ज्यादा हमें क्या होगी, कूलिंग फील होगी। इसका जो दूसरा इफेक्ट है हमारा, वो आता है कि जो हमारी इवेपोरेशन है उस टाइम पे हम कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं इवेपोरेशन को बढ़ाने के लिए। या गर्मियों में हम कॉटन क्लॉथ्स क्यों पहनते हैं? इसका रीजन भी ये है कि जो हमारे लिक्विड है वो एनर्जी गेन करता है सराउंडिंग से, और इस सराउंडिंग से जब वो एनर्जी गेन करेगा तो वो आसानी से चेंज हो जाता है किसमें, वेपर्स में। और इस वजह से हीट हमारी क्या हो रही है, लॉस हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है बॉडी से। जब हीट एब्जॉर्ब होगी बॉडी से तो हमें कूलिंग फील होगी, और इसीलिए हमारे जो कॉटन क्लॉथ्स हैं वो गुड एब्जॉर्बर माने जाते हैं वाटर के, और वो ज्यादा से ज्यादा हमारा स्वेट एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एटमॉस्फेयर में आसानी से उसका इवेपोरेशन हो जाता है। इस वजह से हमें कूलिंग फील होती है। फिर आपने देखा होगा जो आइस कोल्ड वाटर है उसके ड्रॉपलेट्स रह जाते हैं। जिस भी बर्तन के अंदर, जिस भी ग्लास के अंदर हम उसको डालते हैं तो उसको बाहर से ऐसा लगता है जैसे उसको पसीना आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो भी जो हमारा आइस कोल्ड वाटर है वो भी एनर्जी को लॉस कर रहा है, जिसकी वजह से वो कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड स्टेट में, और इसीलिए हमें वो वाटर ड्रॉपलेट्स क्या दिखते हैं, बिल्कुल बाहर आउटर सरफेस पे हमें दिखाई देते हैं। ये था हमारा 9th क्लास का चैप्टर 1, मैटर इन आवर सराउंडिंग। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। इसके बाद हम कुछ बेसिक यूनिट्स देख लेते हैं एक बार। जो हमारी बेसिक यूनिट्स हैं जो हम यूज करते हैं और उनके सिंबल्स। सबसे पहले आता है हमारा क्या क्वांटिटी है, हमारी टेम्परेचर। टेम्परेचर को जो एसआई यूनिट है वो क्या है, हमारी केल्विन। इसको डिनोट करते हैं हम के से। लेंथ, लेंथ को हम मेजर करते हैं मीटर में और इसको डिनोट करते हैं एम से। मास, मास को हम मेजर करते हैं, इसकी यूनिट होती है हमारी किलोग्राम, तो हम केजी लिखते हैं, डिनोट करते हैं। वेट, वेट का जो हमारा यूनिट है वो क्या है, न्यूटन। न्यूटन को हम डिनोट करते हैं सिंबल एन से। नेक्स्ट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम हमारा होता है क्यूबिक मीटर। इसको एम की पावर 3 से हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट एरिया। तो मास की यूनिट है हमारी किलोग्राम, और जो एरिया है, एरिया की यूनिट होती है हमारी मीटर क्यूब या क्यूबिक मीटर। इसको हम लिख देंगे केजी मीटर इनवर्स 3। फिर हमारा प्रेशर। प्रेशर की जो यूनिट होती है वो होती है हमारी पास्कल, और इसको हम डिनोट करते हैं पीए से। ये थी हमारी कुछ यूनिट्स। अगर आपको सारी चीजें क्लियर हो तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और फॉलो करो।